मुख्य कार्यपालक अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक अजय कुमार गोयल साहब, मेरे पूर्व वक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक और हुडको के श्री संजय कुलश्रेष्ठ, मंचासीन सचिव अंजुल आर्या मैडम और बड़े अन्य वक्ता जो सुबह बात किए थे। असल में मैं जो कुछ सोच के आया था सारी बातें मुझसे कहने पहले बोलने वालों ने बोल दी, तो इस बात को फिर से दोहरा के मैं आपका समय नहीं दूंगा। मेरे हिंदी के प्यारे चाहने वालों, हिंदी के निरंतर सेवा करने वालों और इस हॉल में उपस्थित सभी लोग, मैं आपको इस चतुर्थ हिंदी दिवस की बधाइयाँ देता हूँ। और किसी एक इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेरे करियर में बनारस, सूरत, पुणे और अब चल के दिल्ली, इन चारों ही सम्मेलन में मैंने पार्टिसिपेट किया। किसी सर नीचे प्लीज। अगर ये करना भी तालियों के लायक है तो सर थोड़ा नीचे हो जाइए प्लीज, थोड़ा नीचे हो जाइए। बनारस से मेरा हाँ नीचे होकर झुक के चलिए। बनारस में उनकी शादी हुई है। मैं हिंदी मूल रूप से हिंदी बोलता नहीं हूँ, वहाँ जा रही हूँ तो हो नहीं है, थोड़ा नीचे। और क्योंकि मैंने बहुत साल साउथ में काटे, मैं तेलुगु और तमिल भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश में करता हूँ कि हिंदी में सोचूं। हिंदी में सोचने से मेरे ओरिजिनल विचार हिंदी में रहते हैं, जो मुझे हमेशा बहुत प्यारे होते हैं। कल बहुत लोगों ने कहा कि हिंदी एक लिखित भाषा है, बिल्कुल है। हिंदी गंगा जी की तरफ पावन है और देश के सारी नदियों का पानी जब गंगा जी में मिलती है तो वो सारी सखियाँ मिलकर हिंदी के रस को बढ़ाती हैं। मुझे आज सुबह में नहाते वक्त तो नहाने वाला श्लोक याद आया कि गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु च कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी कि मेरे इस कमंडल में भगवान सारे नदियों का पानी दे। वैसे मैं दुआ कर रहा हूँ कि हिंदी के इस महासमुद्र में सारी भाषाएं और हमारे देशभर की भाषाएं एक साथ आए और हिंदी से समृद्ध हो और बाकी देश की भाषाएं भी समृद्ध हो। कल किसी वक्ता ने कहा था कि हर भाषा की यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, तेलुगु यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, हिंदी यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, उड़िया यूनिवर्सिटी खुल चुकी है और तमिल यूनिवर्सिटी तो कई सालों की है। तो ये दिन देखना है जब राष्ट्रीय भाषा की यूनिवर्सिटी खुलेगी और उस राष्ट्रीय भाषा में सारी भाषाओं की यूनिवर्सिटी साथ चलेगी। तो कल भी शायद पंडित जी ने इस बारे में कुछ चिंतन हो रहा है, ये कहा है, तो जल्दी से जल्दी खुल जाए, ये बहुत अच्छा होगा। और टोले गिरी नाराकाश में मेरे जितना भी सोच के आया था मेरे से पूर्व बोलने वालों ने हर बिंदु पे प्रकाश डाला, तो मैं आपको हमारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहूँगा जो मेरा जो कलकत्ते में और हैदराबाद में और बैंगलोर में नाराकाश में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुड़ा हुआ था। तो हम लोग कलकत्ते में देखे कि ये सब चीज़ें होती हैं और आजकल तकनीकी के दौर में कंटस को अपनाना और सिंधु सॉफ्टवेयर को अपनाना, उसका प्रयोग करना, सुबह में वो विषय पे उस पर बात की थी। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि अगर हिंदी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का माध्यम है, जो कि नाराकाश का एक साइड ऑब्जेक्ट हो सकता है, बल्कि है ही मेन ऑब्जेक्ट में, तो नाराकाश के दौरान सिर्फ मात्र औपचारिक मीटिंग न करके कुछ हिंदी में ड्रामा किया जाए, कुछ महाकवि की बातें की हो, कुछ उसमें क्या कहते हैं संगोष्ठी हो, इस तरह के कदम से मैंने देखा है हिंदी ज़्यादा लोकप्रिय होती है, खासकर बंगाल में जहाँ अपनी बंगाली लैंग्वेज कल्चर बहुत रिच है। अगर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हिंदी में बोलने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा और लोग उसके बाद प्रशंसा भी करेंगे। तो ये है कि हर जगह उनके ही कल्चर के साथ जुड़ी हुई बातें अगर वो हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में पार्टिसिपेशन की संख्या बहुत बढ़ेगी और हिंदी के हिंदी को लोकप्रिय बनाना भी साथ साथ बढ़ता रहेगा। ऐसे ही कुछ चीज़ों से मैंने देखा कि इन्वॉल्वमेंट लोगों का होना है। जैसे मैं एक छोटे से प्रभाग में था, उसे कहते हैं कमीशन ऑफ टैक्स 9 कलकत्ता, पिछड़ा हुआ है हल्दिया के ऑफिसर से, कलकत्ते के ऑफिसर से, मिदनीपुर के ऑफिसर से, दक्षिण वेस्ट बंगाल का। तो कुल मिला के 150 उसमें एम्प्लॉयज ऑफिसर से
एक ऐसा प्रयोग हमने किया कि हिंदी के मैगजीन छापेंगे जिसमें कम से कम ये 150 लोग बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना हर किसी का आर्टिकल होगा। और इतना ये चीज़ लोकप्रिय हुआ कि प्रथम अंक, दूसरा अंक और तृतीय अंक होते होते सारे 150 एम्प्लॉयज में कुछ ना कुछ आर्टिकल, और हिंदी। तो पहले हम लोग ये कहा कि आप बंगाली में दीजिए, उड़िया में दीजिए, मणिपुरी में दीजिए, वहाँ पर मणिपुर के लोग भी काम करते हैं। धीरे धीरे रुचि होने से जब हिंदी की बारी आया तो उन्होंने जरूर देना ठीक समझा। जो लिखा जैसे लिखा हमने छापा, बट उन्होंने कोशिश की और ये छलांग पहले लगाई ताकि वो इस राष्ट्रभाषा में लिखने के लिए वो उन्होंने साहस किया। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं थी, मेरी राय है। बाकी कंटेस्ट के बारे में और सीक्रेट पोली के बारे में लोग कह चुके हैं, और मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करूंगा। हैदराबाद के पोलिंग में जब बाकी होती है तो हैदराबाद में बहुत सारे लोग उर्दू भी बोलते हैं। उर्दू भी हैदराबाद में बहुत बड़ी मात्रा में लोग बोलते हैं, और मेरा ख्याल है 1956 तक उर्दू ऑफिशियल भाषा की थी, ओल्ड निज़ाम स्टेट हैदराबाद। तो इत्तेफाक कोई सज्जन बड़े शुद्ध हिंदी में बोल रहे थे, DRDO के थे शायद, जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है। तो सब लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलते रहे तो मैंने देखा कि सबका थोड़ा इंटरेस्ट बहुत कम हो रहा है, इतना गौर से नहीं सुनते। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग सुनना क्यों बनते हो, आप मेरी बात को गौर से सुन रहे थे। सर जब तक समझ में आ रहा था आप हिंदी में बोल रहे थे, अब समझ नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है कि आप उर्दू में बोल रहे हैं। मतलब ऐसा लोग समझते हैं। तो अपनी भाषा को किस हद तक आप सरल करेंगे कि लोग अच्छी तरह समझें और बूझें। साउथ में खास करके जो तेलुगु, तमिल में तेलुगु और कन्नड़ जो लोग बोलते हैं उनको हिंदी बोलने में कोई असुविधा नहीं होती, क्योंकि संस्कृत मिक्स लैंग्वेज। ओडिशा के लोग हिंदी बोलने में मतलब ऐसा लोग समझते हैं। तो अपनी भाषा को किस हद तक आप सरल करेंगे कि लोग अच्छी तरह समझें और बूझें। साउथ में खास करके जो तेलुगु, तमिल में तेलुगु और कन्नड़ जो लोग बोलते हैं उनको हिंदी बोलने में कोई असुविधा नहीं होती, क्योंकि संस्कृत मिक्स लैंग्वेज। ओडिशा के लोग हिंदी बोलने में जरा भी असुविधा नहीं होती। हाँ, हिंदी को कैसे उच्चारण करते हैं वो मतलब उसको इम्प्रूव करने की स्कोप होती है। तो मैंने देखा है कि देश भर में काम करके हिंदी की मान्यता कुछ सालों में बहुत बढ़ गई है। सरकार की तरफ से कोशिशें भी की गई है, लेकिन जब तक जनसमूह में हिंदी पॉपुलर हो जाता है फिल्मों के जरिए या गवर्नमेंट के प्रोग्राम के जरिए, मेरा ख्याल है सच है कि हिंदी फिल्मों के जरिए पॉपुलर होता है, तब तक हिंदी वंचित रहेगी। अब हिंदी तब तक बच के रहेगी और हिंदी आगे ही बढ़ेगी। कल जो गृह मंत्री साहब कह रहे थे माननीय कि बहुत सारे प्रोग्राम और लॉन्च होने हैं हिंदी में, तो ये तो 3-4 शहरों का सफर में देख रहा हूँ, बनारस से यहाँ आते आते दिल्ली बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, और खास करके गवर्नमेंट ऑफिस में इम्प्लीमेंट करने लायक और बड़े सरल तरीके से। इसका श्रेय मिनिस्ट्री को जाता है, मंत्रियों को जाता है, और इसका श्रेय उन 1000 कर्मियों को भी जाता है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में 451 ऑफिस है पूरे देश भर में, हर ऑफिस में हिंदी का कुछ ना कुछ काम है, इतना यकीन से जाना चाहिए। बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज आते हैं और काम की प्रशंसा ही करते हैं, चाहे वो क्षेत्र हो, क्षेत्र हो या क्षेत्र हो। तो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने हिंदी को बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है, और ये तो सच है। अभी तक कंप्यूटर में जो रिबन मेन्यूज है, ओरिजिनल होम मेन्यूज है, हिंदी नहीं आया है, लेकिन उसकी तरफ बहुत निरंतर प्रयास हो रहा है। जिन लोगों को रिफंड मिला है, आप लोग रिफंड के पेज में देखा होगा कि सब बाइलिंगुअल है। आपको 143 और इंटीमेशन, जो कि इंटीमेशन है रिफंड, हर व्यक्ति देश भर का रिफंड किस तरह में रहता है, आजकल जल्दी मिलने लगा है। तो वो आप देखेंगे कि कोई भाषा। तो इस तरह की प्रयास होते रहे और आगे होते भी रहे, और हिंदी आगे बहुत चल कर बहुत पॉपुलर भी होगी। मैं और क्या कहूँगा, अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कह रहा था कि लगता है कि राष्ट्रभाषा से ज़्यादा जोरदार भूख की भाषा है, लोग पीछे से चले जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ क्रांतिकारी शायर बिस्मिल, जो कि मेरे फेवरेट है, उनकी बात को हिंदी के लिए आने वाले
हिंदी का जो उज्जवल भविष्य है उसके लिए कि वक्त आने से दिखा देंगे तुमको ए जमाना, वक्त आने से दिखा देंगे तुमको ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है। जय हिंद, जय हिंद।